हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, राइट। तो देखिए, अगर आप पहले से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप एलपीजी का मतलब समझेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और साइंस के टर्म्स में ये चीज़ सही भी है। लेकिन आज हमें जो एलपीजी रिफॉर्म्स या एलपीजी जो हमें पढ़ना है ये हमें इकोनॉमिक्स के टर्म्स में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, अब हम एलपीजी, ये 3 टर्म्स आती हैं, इन तीनों के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसका बैकग्राउंड एंड देन फैक्टर्स, उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम एलपीजी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप ये हिस्ट्री एंड ऑल पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप वीडियो को फॉरवर्ड करके डायरेक्ट उसे देख सकते हैं। बट इफ़ यू आर न्यू और आपने इकोनॉमिक्स पढ़ना भी जस्ट स्टार्ट किया है तो उस केस में आपको आई बिलीव ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो मैनी इवेंट्स इन द पास्ट लेड टू द एलपीजी रिफॉर्म्स। अब ऐसा नहीं कि ये रिफॉर्म्स एकदम से आ गए, कोई भी चीज़, कोई भी सुधार होते हैं, कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी स्कीम आती है, वो एकदम नहीं आती। उसने कुछ चीज़ फील की होती है कि पास्ट में इस चीज़ में कमी थी, इसलिए वो चीज़ प्रेजेंट में हमारे सामने आती है। टाइम लगता है इस चीज़ को, राइट। तो जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे, इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा हुए पास्ट में ऐसे जिसकी वजह से एलपीजी रिफॉर्म्स आए, ठीक है। अब एलपीजी का जरा मतलब भी समझ लेते हैं। हम तब से एलपीजी कर रहे हैं, जरा इसका मतलब भी समझ लेते हैं। तो वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ठीक है, बट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अब आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, मैं जहां से पढ़ रही थी वहां पे एक चीज बहुत अच्छी चीज थी, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ही देखी खुद भी, कि अब इसे एलपीजीएम के नाम से भी जाना जाता है। तो एलपीजी रिफॉर्म्स तो हम पढ़ते हैं 90s में आए, जिन्होंने पहले कभी पढ़ा होगा उनको पता होगा। बट एलपीजीएम क्या है? सो हेयर एम स्टैंड्स फॉर मार्केटाइजेशन। मार्केटाइजेशन पे डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी करना एंड ऑल, वो सब इसमें आ जाता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये तो बिल्कुल अलग सी चीज़ है, इस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बट हल्का सा पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा हो गया है, क्वेश्चन हर कहीं से उठ जाते हैं, है ना। तो चलिए, अब हमें एलपीजी पे फोकस करना है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बट उससे पहले हल्का सा बैकग्राउंड इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक चीज़ आपसे और रिक्वेस्ट रहेगी, पेपर पेन हाथ में लेके नोट्स जरूर बनाएं। बिकॉज क्या होता है ना, हम डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ते हैं, हमें चीज़ें समझ भी आती हैं, नो डाउट समझ भी आती हैं, बट जब एग्जाम हो जाता है हम भूल जाते हैं। फिर दूसरा एग्जाम जब आता है तो हम फिर से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, फिर से हम भूल जाते हैं कहाँ से पढ़े। तो अगर आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लेंगे, एक बार अच्छे से नोट्स बना लेंगे, तो बिलीव मी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे जब तक कि आपकी नौकरी सरकारी नहीं लगती है तब तक, राइट। तो चलिए, एलपीजी रिफॉर्म्स का तो हमने बेसिक सा फंडा जान लिया, अब हम जानेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड जो है आपने 1991 अपने दिमाग में रखना है ढंग से। क्यों? क्योंकि जो 1991 था, इसे वाटरशेड ईयर के नाम से जाना जाता है। इस टाइम के आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से क्राइसिस हो गए थे। चलो, ये क्या हुआ वो हम जानेंगे, आप ज्यादा टेंशन ना लो। बस ये याद रखो कि 1991 को आप वाटरशेड ईयर कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इन दिस ईयर इकोनॉमी फेस्ड क्राइसिस इन मॉनिटरी फॉर्म। अब देखिए, यहाँ मैंने सिंपल वे में लिखा है, बट इसी चीज़ को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की फॉर्म में भी पढ़ेंगे। तो अगर आप न्यू हैं, सुनते रहिए, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बट अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी टर्म्स में है, तो आप बस साथ में बने रहें, आपको सब समझ में आ जाएगा कंसेप्ट सारा का सारा। सो 1991 में ऐसा क्या हुआ कि इसे वाटरशेड ईयर कहा जाता है। इस साल में जो इंडियन इकोनॉमी थी, इसमें क्राइसिस हुआ, ठीक है, मतलब सब कुछ गड़खड़ा गया, मॉनेटरी फॉर्म में क्राइसिस हुआ, ठीक है। अब जिस टाइम पे सब कुछ हुआ, उस टाइम पे पीएम कौन थे हमारे, ऐसे क्वेश्चंस उठ जाते हैं, पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं पीवी नरसिम्हा राव का टाइम पीरियड कब से कब तक था, इनके बारे में कोई खास बात तो नहीं थी। ऐसे क्वेश्चंस कहीं से भी आते हैं, क्वेश्चंस आपको पता तो है सरकारी एग्जाम का, इनका बस ये है कि हिस्ट्री में कहीं से भी डालेंगे, पॉलिटी में कहीं से भी डाल देंगे। तो आपको तो मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको तो बिल्कुल प्रिपेयर रहना है हर एक साइड से, ठीक है। तो इस टाइम पे पीएम थी पीवी नरसिम्हा राव। देयरफॉर बहुत सारे इकोनॉमिक प्रोग्राम्स आए। अब क्राइसिस आ गए, क्राइसिस से उभरना भी तो है, तो इसको रिस्टोर करने के लिए, उभरने के लिए बहुत सारे क्राइसिस आए। ऑल्सो रिफॉर्म्स लाए गए, रिस्ट्रक्चर करना था सब कुछ, सोसाइटी में रिफॉर्म करना था, मॉडर्नाइजेशन लानी थी। तो ये सब चीजें बेसिक सी चीजें कि इकोनॉमिक प्रोग्राम्स आए। याद रखना है 1991 वाटरशेड ईयर, इस साल इकोनॉमी में क्राइसिस हुए थे, पीएम कौन थे, इकोनॉमिक प्रोग्राम आए रिफॉर्म के लिए। लेकिन अब एलपीजी रिफॉर्म्स ने क्या किया, अब यहाँ पे हम एलपीजी रिफॉर्म्स का रोल पढ़ेंगे। अब जो ये क्राइसिस आए थे, इसको एक अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया हमारे किसने, एलपीजी रिफॉर्म्स ने, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म्स ने क्या किया, जो इंडिया में क्राइसिस हुए थे उसे एक अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ मैंने मॉनेटरी फॉर्म लिखा है, क्राइसिस लिखा है, इसको अगर हम एग्जैक्ट इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करें ना, तो हम इसे मॉनेटरी फॉर्म का क्राइसिस नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। पहली चीज तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पता होना चाहिए, उसके बाद आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट समझ आएगा।
बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस। इंपोर्ट क्या होता है आप जानते होंगे, जो हमारे देश में आयात होता है बाहर से चीज़ों का। एक्सपोर्ट क्या होता है, हमारे देश से बाहर के देशों में बाकी देशों में जो चीज़ें जाती हैं, जो निर्यात होता है उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो सिंपल डिफरेंस होता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, बीओपी कहते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या होता है, जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है। इंपोर्ट मतलब देश में आप बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हो, बाहर के देशों को कुछ दे ही नहीं रहे हो। अब जब बाहर से सामान मंगवा रहे हैं तो हम उनको पैसे दे रहे हैं सामान के बदले। तेल आ रहा है, शैम्पू आ रहा है, लकड़ी आ रही है, रेशम आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं हम उनको उसके बदले में पैसे दे रहे हैं। अब क्योंकि हम उनको पैसे दे रहे हैं तो फिर हमारे देश में पैसे की कमी हो रही है। तो बस ऐसा ही क्राइसिस हुआ था। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है, बट अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी और वीडियो में इस चीज़ को क्लियर कर सकूं, है ना। तो अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है फैक्टर्स। देखिए आप सोचेंगे बैकग्राउंड फैक्टर्स पढ़ने की क्या जरूरत है। एलपीजी जो है ना ये बहुत ज्यादा इजी समझने में, लेकिन इनकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों आए, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तभी मजा आता है फिर पढ़ने का। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो तो आप किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, फिर कॉन्फिडेंस भी आता है कि नहीं यार हमें तो पूरा कंसेप्ट पता है ना। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां पे उस लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्टली आप मेरे साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे। जो भी प्राइसिंग डिटेल्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। प्लस एक चीज और बता दूं, राइट नाउ आपको इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, मिडिवल इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, इन 4 के ही नोट्स मिलेंगे। देखिए बाकी ऐसा रहता है कि मैम इकोनॉमिक्स भी चाहिए, हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चाहिए। तो देखिए इन सब्जेक्ट्स के नोट्स मैं बना रही हूँ, तो अभी नोट्स बने नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ सेंड नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अगर आपको परचेज करने हैं फिलहाल इन 4 टॉपिक्स, इन 4 सब्जेक्ट्स के मिलेंगे जो मैंने आपको बताए, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, मिडिवल इंडिया, नेशनल मूवमेंट। इसके अलावा मेरी कोशिश है कि इकोनॉमिक्स के जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं ना, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं जल्दी से जल्दी कवर करूं ताकि आप तक पीडीएफ पहुंच पाए। राइट, तो चलिए ये तो हो गया हमारा आज का बैकग्राउंड का टॉपिक। अब हमें जाना है फैक्टर्स दैट लेड टू 1991 रिफॉर्म्स। इन्हें 1991 के रिफॉर्म्स भी कहते हैं, किसी टाइम पे ये आए थे। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से एलपीजी रिफॉर्म्स को आना पड़ा। पहला, राइज इन प्राइजेस, चीजें बहुत महंगी हो गई थी। इन्फ्लेशन रेट 6.7% से 16.7% इंक्रीज हो गया था। ठीक है, महंगाई बहुत बढ़ गई थी। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई चीज जो 6.5 रुपए की थी वो 16.5 रुपए की हो गई थी। ठीक है, चॉकलेट आती है 5 रुपए की, मान लो 6.5 रुपए की है तो वो 15.5 की होगी है, छोटी सी चॉकलेट। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि महंगाई बढ़ गई थी। राइट, इंक्रीज इन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्रीज, देखिए डेफिसिट हो गया था। इंपोर्ट, हम बाहर से सामान मंगवा रहे थे, बाहर पैसा भेज रहे थे, पैसा हमारे पास बचा नहीं। अब क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं बचा, इस पॉइंट को, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इस पॉइंट को देखिए, इंडियाज, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इंडियाज बोरिंग्स फ्रॉम आईएमएफ इंक्रीज्ड। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा, आप समझ जाइएगा। जो इंडिया ने पैसा लेना आईएमएफ से, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि 1945 में बना था, जिसके हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, उनसे पैसे लेने इंडिया ने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो गया, पैसा हमारे पास बचा नहीं, हमने आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से हम उधार, यानी कहते हैं ना इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, मूल भी देना पड़ेगा, तो हम उधार के नीचे दब गए। और थर्ड पॉइंट रह गया था इराक वॉर, 1990-91 में हुई थी, राइज इन पेट्रोल प्राइस। आपको पता है सऊदी अरेबिया, वहां पे सारा का सारा पेट्रोल मिलता है, वही पूरे वर्ल्ड में वो जो है एक्सपोर्ट करते हैं। सो पेट्रोल के प्राइस बहुत बढ़ गए थे। अब इंडिया में जहां पहले ही पैसे की कमी है, वो कहां से पेट्रोल के प्राइस करेगा कवर, है ना। सोवियत यूनियन कोलैप्सिंग, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। सोवियत यूनियन क्या था, हम मान लेते हैं अरे सोवियत यूनियन तो यूएसएसआर था, यूएसएसआर मतलब रशिया नहीं, सोवियत यूनियन को ही यूएसएसआर बोलते हैं और रशिया इसका एक पार्ट था। रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज, मतलब 15 कंट्रीज मिलकर, जिसमें से एक रशिया थी, तो इस तरह से 15 कंट्रीज मिलकर सोवियत यूनियन बनाती थी। इसे ही यूएसएसआर कहते हैं और इसका कोलैप्स हो गया था, मतलब सारी कंट्रीज अब अलग अलग हो गई थी। ठीक है, मेजर उसमें रशिया थी तो हम रशिया बोलते हैं, बट वो गलत चीज है। वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया भी है क्लास 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, प्लस वर्ल्ड का जब हम करेंगे स्टार्ट कभी तब हम इस बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड पॉलिटी सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट। आई होप आपको बैकग्राउंड फैक्टर्स एंड इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो बिलीव में आगे कुछ भी नहीं बचता है, आगे इतना इजी है ना कि उसको कोई भी समझ सकता है। ठीक है, और मैंने बहुत ज्यादा इजी टर्म्स में लिखा हुआ है सब कुछ। प्लस आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर बताएंगे कि आप सब नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, बिकॉज जिस टाइम मैंने पॉलिटी की, नेशनल मूवमेंट की और मिडिवल इंडिया सब सीरीज स्टार्ट की थी, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि मैम हम हैंड रिटन नोट्स आपके कॉपी कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, साथ में मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं। बट इस बार जो इकोनॉमिक्स की
ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है, इसमें मुझे ऐसे बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं कि हाँ हम नोट्स बना रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताएं आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो चलिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया बातों में, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो अब हम आ गए हैं मेन मुद्दे पे, यानी जो हमारा मेन टॉपिक है, बट ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट यहीं से था, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये तो बस दो लाइनों का कंसेप्ट है सारा। सो एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ने हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। तो अब हम जानेंगे कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। देखिए, कहीं भी आपको लिबरलाइजेशन वर्ड सुनाई दे गया, दिखाई दे गया, मतलब रिलैक्सेशन, छूट, बस ऐसे याद रखना है। अब कंसेप्ट समझाती हूँ। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी मीन्स इट्स फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार क्या करती है ना, हर एक चीज पे अपना कंट्रोल लगा देती है। आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपको 100 एक तरह के लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वहां रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, आप कार नहीं खरीद सकते, आपको ये करना पड़ेगा, आप जमीन नहीं परचेज कर सकते, आप बाहर के देशों के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, बाहर से पैसा नहीं मंगा सकते। हर चीज पे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी पहले। कब की बात हो रही है? 1991 से पहले की। लेकिन जब लिबरलाइजेशन आया तो इन्होंने रिलैक्सेशन दे दी हर एक चीज में। किस किस चीज में दी वो अब हमें पढ़ना है। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस यहाँ पे नोट लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, इन्हें अब हमें पढ़ना है। पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इंडस्ट्री में जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें काफी ज्यादा सुधार है। अब इसमें 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि पहला है फ्रीडम टू इंपोर्ट गुड्स। अब बाहर के देशों से हम आसानी से सामान इंडिया में मंगवा सकते हैं, उनको जो है बहुत ज्यादा टैरिफ नहीं देना पड़ेगा, है ना, जो होते हैं ना वो एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल, जो टैक्सेस देने पड़ते हैं बाउंड्री पे, वो सब नहीं करना पड़ेगा। अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अगर आपको कोई नई इंडस्ट्री बनानी है, खड़ी करनी है, नया कुछ काम स्टार्ट करना है, आपको लाइसेंसिंग का कोई स्यापा नहीं है, आप आराम से करेंगे। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी आप जितना मर्जी प्रोड्यूस करो, ठीक है, बस सरकार को इन्फॉर्म करना है जो भी उनके होंगे, बट बहुत छूट मिल गई इन 3 चीजों में। तो मेन आ गया हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। सेकंड है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। पैसों में भी बड़ी जो है बैंकिंग वगैरह, इसमें भी काफी अच्छे रिफॉर्म सुधार आए थे। रिफॉर्म्स होता है सुधार। रिलैक्सेशन यानी छूट कह लीजिए। रोल जो था आरबीआई का, आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका रोल शिफ्ट हो गया। पहले रेगुलेटर था, हर एक चीज को रेगुलेट करता था, कंट्रोल रखता था कि हाँ मैं हेड हूं, तुम जो मैं बोलूंगा वो करोगे। अब ऐसा नहीं रहा, अब फैसिलिटेटर हो गया। अब इसको जो बाकी बैंक है उनकी भी सुननी पड़ती है। और देखिए बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये खुद में, तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम बैंकिंग करेंगे उसमें आरबीआई पढ़ेंगे, तो बस आरबीआई के बारे में ही पढ़ेंगे उस वीडियो में। फिलहाल आप समझ लीजिए, जब 1991 के रिफॉर्म्स आए थे तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आए थे, उसके अंदर एक पार्ट था जिसमें आरबीआई का जो रोल था वो शिफ्ट हो गया। पहले वो रेगुलेटर था, अपनी मन मर्जी करता था, वो फैसिलिटेटर बन गया। अब उसको सबकी बातें सुननी पड़ेंगी। थर्ड आता है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल सेक्टर में भी काफी ज्यादा चीजें आती हैं, बट आपने दिमाग में रखना कि एक्सटर्नल सेक्टर में काफी ज्यादा चीजें जो रह गई वो भी आती हैं। एक्सटर्नल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स हुए। फिजिकल रिफॉर्म्स, इसमें टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो मेन कॉम्पोनेंट है, तो टैक्स में काफी रिफॉर्म्स हुए। ये हो गया हमारा लिबरलाइजेशन, सिंपल सा। रिलैक्सेशन, ट्रेड करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट ये ट्रेड वाला रह गया। इसमें ट्रेड करना है आपको, आप वो भी इजीली कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा लिबरलाइजेशन कंप्लीट। एंड एक चीज आप मुझे जरूर बताएं, आपने सबने मुझसे कहा था कि मैम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाइए और ताकि हम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें। तो देखिए इंस्टाग्राम पे तो मैंने अकाउंट बना दिया है, तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है अकाउंट का, आप जाके उसे जरूर फॉलो करें। फाइन, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हमें पढ़ना है प्राइवेटाइजेशन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन आप नाम से समझ लीजिए, सब कुछ प्राइवेट करना है, सब कुछ प्राइवेट करना है। अब कोई चीज प्राइवेट होती है तो क्या फायदा होता है? क्वालिटी बढ़ जाती है। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या फर्क है? ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल के टीचर्स अच्छे नहीं होते, सरकारी स्कूल के टीचर्स मतलब अमेजिंग होते हैं, वो आप प्रॉपर एक टेस्ट क्लियर करके आए हैं। प्राइवेट स्कूल में कौन होता है जिससे टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था? सच यही है। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पे टीचर इतनी आउटपुट नहीं देता, और प्राइवेट सेक्टर में जो जिसने टेस्ट भी क्लियर नहीं हुआ जिस इंसान से, वो बहुत अच्छी आउटपुट देता है। बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, बच्चों की फ्लुएंसी है, बच्चे सब समझते हैं। छोटे छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करें, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में पहली बात उनको पैसा अच्छा मिलता है ना। पैसा भी चलिए अच्छा नहीं है, तो उन पे एक प्रेशर होता है कि आपको क्वालिटी देनी है, क्वालिटी क्वालिटी, बस इस चीज पे आपने फोकस करना है कि क्वालिटी। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन की हम तो चलो मैंने आपको जनरल सा एग्जांपल दे दिया, थोड़ा सा हम इकोनॉमिक टर्म्स में पढ़ लेते हैं क्या चीज है। प्राइवेटाइजेशन, जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। कोई सरकारी एंटरप्राइज है, सरकारी ऑफिस है, सरकारी अंडर आप कहते हैं ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर आप कह लीजिए कि सरकारी दफ्तर है, सरकारी कोई बिजनेस है, सरकारी कोई ऑफिस है, ठीक है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना। कैसे इन्वॉल्व करेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? Situation when government sell off a part of its share capital of PSUs to the private sector. PSU क्या होते हैं? Public Sector Undertaking। हमारा SJVN भी यही है ना, HPPCL भी आई थिंक वही है, बट आप देख लीजिएगा जो भी उसमें होते हैं।
तो डिसइन्वेस्टमेंट होती है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सरकार क्या करती है, पीएसयू यानी सरकारी जो दफ्तर है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका थोड़ा सा पार्ट है, थोड़े से शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। अब वो प्राइवेट सेक्टर के पास काम चला गया, वो क्या करेगा, क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्वालिटी बढ़ाएगा तो लोग ज्यादा आएंगे, उसको पैसा बनेगा, प्राइवेट सेक्टर में तो पैसा ही पैसा है ना। ये हो गया हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट। ये थोड़ा इजी टर्म में मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आप जरूर इसके नोट्स बनाएं, एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि मैंने काफी इजी यहाँ पे जो है ढूंढने की कोशिश की है। अदरवाइज आप देखेंगे ना तो काफी टफ आपको मिल जाएंगे, या फिर क्लास 6 और 7 की डेफिनेशन मिलेंगी, उसका कोई मतलब नहीं। छोटे बच्चों की डेफिनेशन भी नहीं लिखनी है, बहुत एडवांस लेवल पे जो होते हैं ना बीकॉम वाले, उनकी डेफिनेशन भी नहीं लिखनी है, ठीक है। So it means transfer of ownership, management and control of the public sector to the private sector. जो ओनरशिप है, मतलब जो पावर होती है, जो ओनरशिप होती है, जो मैनेजमेंट है, जो कंट्रोल है पब्लिक सेक्टर का, इस तरह से कहाँ पे चला जाता है, प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाता है। और इससे क्या होती है, क्वालिटी इफेक्ट होती है, सबसे बड़ी चीज क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। तो देखिए हमने लिबरलाइजेशन पढ़ लिया, हमने प्राइवेटाइजेशन पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये तो बताएंगे ही बताएंगे कि आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, बट इसके साथ एक चीज ये भी बताएंगे कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, इस चीज का पता होना कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप इस सब से रिलेट कर पा रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स की सीरीज देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। बिकॉज अगर आप इस सीरीज में, इस हैंडरिटन नोट्स की सीरीज में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं कोई और सीरीज भी स्टार्ट कर सकती हूँ, बट उसके लिए ये शर्त है कि आप लोग इंटरेस्टेड हों उस सब्जेक्ट में, है ना। और बीच में कोई सीरीज छोड़ना वो भी सही चीज नहीं है। अब मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि इकोनॉमिक्स के बाद खत्म कर दो, ठीक है, एटलीस्ट खत्म भी नहीं तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं कवर अप कर दूँ, राइट। तो लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन के बारे में कि ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। तो देखिए एलपीजी में जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। इतनी भारी भरकम डेफिनेशन है, क्या मतलब है, ओपननेस, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाए, क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, हर एक चीज ओपन हो जाए। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो जाए, हम जिस कंट्री से चाहें उस कंट्री से व्यापार कर सकें, कोई हम पे रिस्ट्रिक्शन ना हो। एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक लेवल पे हम इंटीग्रेट हो जाए, एक दूसरे से जुड़ जाएं, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी में। इसी ग्लोबलाइजेशन कैसे होगी, रिडक्शन इन टैरिफ्स, जो टैक्स भी आ रहे हैं उनको थोड़ा कम कर दो। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड के लिए कोई दो कंट्रीज जो है वो एक तरह से कहते हैं ना एग्रीमेंट साइन कर ले, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आप इधर बैठे हैं इंडिया में, आप वर्ल्ड में मान लीजिए यूएसए के साथ डीलिंग कर रहे हैं, यूएसए की वहां पे कुछ काम जैसे होता है ना, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जी, यूएसए से है कंपनी, यूएसए बेस्ड है, जर्मनी बेस्ड है, फ्रेंच बेस्ड है, चाइनीज कंपनी है। तो एक समझ रहे हैं आपकी इंटीग्रेट हो पाए, एक जगह पे कोई इंसान बैठा है तो दूसरी जगह पे बैठे हुए इंसान से कम्युनिकेट कर पाए, सब कुछ ईजी हो जाए, ठीक है। ये हो गया ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल लेवल पे सब कुछ इजी हो जाए। आपको कहीं घूमना फिरना, आप क्या करते हो, टूरिज्म कंपनी में कॉल करते हो, अपना पैकेज बनाते हो, अगर वैसा भी नहीं करना है तो सीधे फ्लाइट टिकट बुक करवाते हो और इजीली, ठीक है, कहीं भी घूम लेते हो। तो ये ग्लोबलाइजेशन मतलब आप इजीली कनेक्ट कर पाओ किसी से, है ना। अब जहां ग्लोबलाइजेशन की बात आ गई मतलब वहां पे ट्रेड की बात आ गई, और जहां पे भी ट्रेड की बात आ गई मतलब वहां पे डब्ल्यूटीओ की बात आ गई। डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी थी, 1995 में बनी थी। सो एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ गेट। गेट क्या है, अब इसको ऐसे सच पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं और कहीं बाहर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा करंट का अगर आएगा तो मीटिंग कहाँ हुई इसकी, कौन सी मीटिंग हुई, हेड कौन था, बस ये सब आएगा, बाकी स्टैटिक पोर्शन यही है, ठीक है। तो गेट की सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है। गेट क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स होगा, ये सॉरी ट्रैफिक्स नहीं होगा, ये होगा टैरिफ्स। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, मतलब जो भी ट्रेडिंग होता है, जो भी ये टैरिफ होता है, मतलब जो भी टैक्स वगैरह होते हैं, है ना, ड्यूटीज होते हैं, एक्साइज ड्यूटीज वगैरह, उन सब पे एक जनरल एग्रीमेंट किया गया है पूरे वर्ल्ड में। तो पहले गेट के नाम से जाना जाता था उसको, उसके बाद वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया 1995 में। जब ये गेट था तो कब बना था, 1948 में बना था, और इसमें टोटल 23 कंट्रीज थी। हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इट रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी व्यापार होता है, जो भी ट्रेडिंग होती है, कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है, कौन फैसिलिटेट करता है, हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये करता है। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने आपको थोड़े इजी वे में समझाने की कोशिश की कि गेट से डब्ल्यूटीओ कैसे बना। गेट क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ,
कब बना? 1948 में बना। 1948 के बाद ये माराकेश एग्रीमेंट में चेंज हो गया जो कि 1994 में हुआ था, और इसके थ्रू गेट जो है वो WTO बन गया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कब बना है? 1995 में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे LPG रिफॉर्म्स हो गए कंप्लीट। देखिए, LPG के बारे में जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसके बैकग्राउंड, उसके फैक्टर्स, उसके इंट्रोडक्शन का पता होना। LPG तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं आता। ठीक है, जो इसकी वो हिस्ट्री है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, राइट। एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ इस चैनल का या इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट उनको भी इन नोट्स के थ्रू थोड़ा बेनिफिट हो सके। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइज, एंड सी यू सून।